हम देखते हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। तो ये एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं विभिन्न कृषि क्रांतियाँ। जो हमारे देश में विभिन्न प्रकार की कृषि क्रांतियाँ हुई हैं, उसमें से जो हरित क्रांति है ये काफ़ी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, तो इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और जो बाकी की क्रांतियाँ हैं उससे यही पूछा जाता है कि ये कृषि क्रांति किससे संबंधित है, तो हम उसे उसी प्रकार पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति है क्या? हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू की गई एक नीति थी। इसके तहत अनाज उगाने के लिए प्रयुक्त पारंपरिक बीजों के स्थान पर जो उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था, यानी कि उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया था कृषि की पैदावार को बढ़ाने के लिए, उसी को हरित क्रांति कहा गया। तो आप देख रहे हैं कि जो हरित क्रांति है उसको मैंने दो भागों में बांटा है। तो जो ये लेफ्ट साइड में है ये वाली हरित क्रांति विश्व की है और ये भारतीय हरित क्रांति है। आपने भारतीय हरित क्रांति के बारे में ही पढ़ा होगा, पर अब इसको भी याद रखना। तो जो विश्व में हरित क्रांति सबसे पहले 1965 में यूएसए और मैक्सिको में हुई थी। और हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। आपने स्वामीनाथन के बारे में पढ़ा होगा, पर वो भारतीय हरित क्रांति के जनक थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि हरित क्रांति के जनक कौन है, तो वो हैं नॉर्मन बोरलॉग, याद रखिएगा। और शांति के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। तो इनके इस काम के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, पर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, इसीलिए इन्हें शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, याद रखिएगा। अब हम देखते हैं भारतीय हरित क्रांति। तो भारतीय हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो ये थे एम.एस. स्वामीनाथन। ये थे भारतीय हरित क्रांति के जनक। तो भारत में जो हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी ये हुई थी 1966 और 67 में, याद रखिएगा। कब हुई थी? 1966 और 67 के बीच में। तो जो हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं और चावल की कृषि पर देखने को मिला था। भारत में गेहूं और चावल की कृषि पर सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का प्रभाव देखने को मिला था, ये पूछा जाता है। और उसमें दोनों में भी सबसे ज़्यादा गेहूं पर देखने को मिला था। तो हरित क्रांति के बाद चावल का जो उत्पादन था ये 3 गुना बढ़ गया था, क्योंकि हमने उन्नत किस्म के बीजों का इस्तेमाल किया था। और जो गेहूं का उत्पादन था ये 5 गुना बढ़ गया था। मैंने आपको बताया ना कि अगर गेहूं और चावल में भी देखा जाए तो जो गेहूं की पैदावार थी ये सबसे ज़्यादा बढ़ी, ये 5 गुना तक बढ़ गई। तो यही थी भारतीय हरित क्रांति, याद रखिएगा। इसमें जो जनक है ये पूछे जाते हैं। अगर हरित क्रांति के जनक पूछे जाएँ तो वो नॉर्मन बोरलॉग होंगे। अगर भारतीय हरित क्रांति के जनक पूछे जाएँ तो ये एम.एस. स्वामीनाथन होंगे, याद रखिएगा। तो हरित क्रांति को हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब हम जो बाकी की ये जो क्रांतियाँ हैं इन्हें भी पढ़ लेते हैं। इनसे एग्जाम में यही प्रश्न बनता है कि बताइए भूरी क्रांति किससे संबंधित है, लाल क्रांति किससे संबंधित है। 1 लाइनर क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा। और अभी जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हुए थे उसमें बहुत से क्वेश्चन इससे आए थे कि बताइए गोल क्रांति किससे संबंधित है, रजत क्रांति आपने देखे होंगे, इसीलिए ध्यान से सुनिएगा। और बहुत ही आसान है, एक बार आप वीडियो में देख लीजिए, उसके बाद जब आप नोट्स बना लेंगे और उसकी रिवीजन करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। तो जो हरित क्रांति है ये हमने पढ़ लिया, ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। दूसरी है श्वेत क्रांति और ये है दुग्ध उत्पादन से संबंधित, यानी कि दूध उत्पादन से संबंधित। श्वेत क्रांति आने के बाद भारत में दूध का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। तो जिस प्रकार हमने पढ़ा कि हरित क्रांति के जनक कौन थे, तो वो स्वामीनाथन थे। भारत में हरित क्रांति की बात कर रहा हूँ मैं। उसी प्रकार जो श्वेत क्रांति है इसके जनक कौन थे, तो ये थे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ये पूछा जाता है, दोनों जनक आप याद रखिएगा। हरित क्रांति के भारत के जनक थे स्वामीनाथन, उसी प्रकार श्वेत क्रांति के जनक कौन है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन, याद रखिएगा। तो अगली क्रांति है पीली क्रांति। तो ये किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन, यानी कि जो तेल वाली फसलें हैं, सरसों का तेल हो गया, ये सब किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, यानी कि पीली क्रांति। तो ये तो आप रिलेट कर लेंगे ना, पीली क्रांति, तेल वगैरह पीले होते हैं, सरसों का तेल आपने देखा हो गया, तो ये याद रख लेंगे। उसी प्रकार आगे देखते हैं भूरी क्रांति। तो ये उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, यानी कि जो रासायनिक खाद्य हैं उनसे संबंधित है भूरी क्रांति। उसके बाद अगली क्रांति है नीली क्रांति। ये मत्स्य उत्पादन, यानी कि मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। तो जो मछलियाँ होती हैं ये समुद्र में होती हैं ना, समुद्र का पानी देखने में नीला लगता है, तो उससे आप रिलेट करना, ये नीली क्रांति है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित। अगली है लाल क्रांति। ये टमाटर और मांस उत्पादन से संबंधित है। ये दोनों लाल कलर के ही होते हैं, तो इसे तो आप याद रख पाएंगे। तो अगली क्रांति है गुलाबी क्रांति। ये झींगा मछली उत्पादन से संबंधित है। एग्जाम में पूछा गया था कि गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा ये झींगा मछली से संबंधित है। अगली क्रांति है बादामी क्रांति। जो बादामी क्रांति है ये मसाला उत्पादन से संबंधित है। उससे नेक्स्ट है सुनहरी क्रांति। तो जो सुनहरी क्रांति है ये फल उत्पादन से संबंधित है।
अगली है रजत क्रांति यानी कि सिल्वर क्रांति। तो जो रजत क्रांति है ये एग्जाम में पूछा गया था एनटीपीसी के, याद रखिएगा। ये अंडा उत्पादन से संबंधित है। कौन सी? रजत क्रांति। उससे अगली है काली क्रांति। तो काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से संबंधित है। तो काली क्रांति के बाद है गोल क्रांति। तो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। आलू वैसे भी गोल ही होते हैं, तो ये है आलू उत्पादन यानी कि गोल क्रांति। तो ये सभी प्रकार की क्रांतियाँ आप याद रखना। आसान है, आपको पता लग ही गया होगा, आसान है, ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। लास्ट में एक बचा है इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुष क्रांति इसे कहते हैं। तो जिस प्रकार आप देखते हैं ना इंद्रधनुष में कितने सारे रंग होते हैं, उसी प्रकार अभी हमने जितने सारे रंग पढ़े ना, ये लाल, पीले, नीले, हरे, इन सभी रंगों को यानी इन सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य है इंद्रधनुषी क्रांति में। याद रखिएगा कि जितनी भी ये क्रांतियाँ हैं हमने ऊपर पढ़ी, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, लाल क्रांति, पीली क्रांति, इन सभी क्रांतियों को एक साथ लेकर चलने का लक्ष्य किस में रखा गया है? इंद्रधनुष क्रांति में।